बांग्लादेश में शेख हसीना और भारत में नरेंद्र मोदी दोनों सिमिलर हैं, ऐसी चर्चा हो चली है। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना करके बहुत बड़ी गलती कर दी, ये भी बात चल रही है। शेख हसीना ने तो कहा कि मैं राजनीति से संन्यास लूंगी, लेकिन उनकी इन सब बातों से लगता है वो वापसी करने की तैयारी कर रही हैं। पाकिस्तान और चाइना बहुत ज्यादा खुश है और भारत को गुस्सा होना चाहिए, भारत को टेंशन होनी चाहिए। शेख हसीना को भारत निकाल नहीं सकता। बांग्लादेश में सत्ता में आए नए लोगों को भारत ने बधाई दे दी। चल क्या रहा है, क्या केस है, समझिए। देखिए, शेख हसीना और नरेंद्र मोदी में बहुत सारी समानताएं हैं, ऐसी बातें सोशल मीडिया पे चल रही है। क्यों चल रही है, क्या पहलू, क्या तर्क है, वो समझिए। शेख हसीना, हसीना वाजिद, वो अपने आप एक लोहा महिला, नरेंद्र मोदी यहाँ पर 56 इंच के छाती वाला कहते हैं। दोनों अपने देश में समर्थकों को और दुश्मनों का विभाजन करने वाले हैं। मेरे साथ यानी कि देश के लोग, और मेरे साथ नहीं तो पाकिस्तान चले जाइए। चुनाव आयोग और चुनावों की विश्वसनीयता पर दोनों ही देशों में शंका बनी लोगों के बीच। लोकतंत्र की आड़ में निरंकुशता के खिलाफ वैश्विक संगठनों, इंडेक्सों में बांग्लादेश और भारत की रैंकिंग गिरी तो अमेरिका, यूरोपीय संघ जैसे कई सारे देशों ने लोकतांत्रिक समाजों में आलोचना कर दी और भर्त्सना बहुत ज्यादा की थी। भारत और बांग्लादेश दोनों के साथ है। एक तर्क ये दिया जा रहा है। दूसरा तर्क दिया जा रहा है कि मीडिया को पालतू बना दिया बांग्लादेश ना। शेख हसीना डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट 2018 सहित मीडिया पर तलवार चलाने, उन्हें डराने, गुलाम बनाने सारे काम किए। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी कुछ ऐसे काम किए। बांग्लादेश में शेख हसीना ने विरोधी जो अखबार है दैनिक दिनकाल के ताले लगवा दिए। स्टेट विरोधी समाचारों के आरोपों में हसीना और उसके पीएमओ ने यूट्यूब चैनल, वेबसाइट्स को वैसे ही बंद करा दिए जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने करवा दी था। तर्क में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, ऑस्ट्रेलिया की डॉक्यूमेंट्री, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, ये तर्क दिया। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है दोनों की सिमिलैरिटीज में कि दोनों ही विकसित बांग्लादेश, विकसित भारत, डिजिटल बांग्लादेश, डिजिटल भारत के कॉमन जुमलेबाजी के साथ योजनाओं में भी एक दूसरे के फॉर्मूले चुराने में माहिर हैं। आश्चर्य होगा, 2008 और 2009 में शेख हसीना ने ए चार्टर फॉर चेंज विजन 2021 या 1996 से 2001 में शेख हसीना की आश्रय योजना मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना, बूढ़ों, महिलाओं आदि को नगद पैसा बांटने और जीडीपी केंद्रित विकास तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के विशाल प्रोजेक्ट का जो मॉडल हसीना ने बनाया था, वे बाद में नरेंद्र मोदी सरकार के भी मंत्र में था। ये एज इट इज यहाँ पर भारत में लागू हो गया। तीसरा तर्क सिमिलैरिटी पे ये दिया जाता है, दोनों ही पीएमओ पर ज्यादा भरोसा करते हैं। शेख हसीना ने भी अपने प्रधानमंत्री दफ्तर के अधिकारियों, सलाहकारों से देश चलाया। उनकी पार्टी आवामी लीग वैसे ही आज्ञापालक, अनुशासित थी जैसे नरेंद्र मोदी ने भाजपा को बना दिया, यानी पार्टी पे कंट्रोल। क्योंकि पार्टी पर एक व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता ना, एक ही व्यक्ति का पूरी पार्टी पे कंट्रोल। शेख हसीना पार्टी के नेताओं और उनके अनुभवों के बजाय पीएमओ के जो ऑफिसर्स हैं, सलाहकार हैं, नॉन पॉलिटिक टेक्नोक्रेट हैं, उन्होंने शासन चलवा दिया। हसीना जी मान गए, इसलिए उनके मंत्री ऐसी नरेंद्र मोदी के हरदीप पुरी, वैष्णव, जयशंकर जैसे टेक्नोक्रेट नाम हैं। क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष भी हसीना के कैबिनेट में था। और तो स्वास्थ्य मंत्री या फिर वित्त, विदेश या फिर सूचना मंत्रालय, सब के सब मंत्री चेहरे दरबारी। हसीना ने लगातार सत्ता के अहंकार में अवामी लीग को जमीन से काट डाला। हसीना का विपक्षी नेताओं के जेल में डालना, विरोधी पार्टियों को चुनाव में लड़ने लायक नहीं रहने देने का तरीका शामिल किया था। और भारत में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने की पूरी कोशिश की गई और कुछ को डाला भी गया। अगला तर्क ये देते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी जी अपने आप को भगवान, हिंदुओं का रक्षक और चमत्कारिक पुरुष बताते हैं, वैसे ही लो महिला शेख हसीना ने हमेशा अपने को अपराजय और बांग्लादेश की नीयत समझा। उन्होंने अपनी और अपने खानदान की पूजा के वे तमाम स्मारक, वे तमाम व्यवस्थाएं, नैरेटिव बनाए, वे भक्ति बनाई तो नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में भारत में अपनी बनाई। शेख हसीना ने देश में समर्थकों और विरोधियों के दो पाले बना दिए। लोग या तो देशभक्त होंगे या देशद्रोही आतंकी होंगे। ये तो बात होगी सिमिलरिटीज की। चलो ठीक है, आप सहमत हैं नहीं है तो आपके ऊपर। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, समझिए। शेख हसीना को भारत में रखने सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए होने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पिछले 2 टर्म में ऐसी कोई भी चुनौती का सामना नहीं करने को मिला है जिसका मुकाबला करने के लिए उन्हें कोई ज्यादा बहुत परेशानी हो। इनफैक्ट बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जिस तरह भारत सरकार ने तत्काल फैसला लेकर के शेख हसीना को बाइज्जत बांग्लादेश से बाहर निकाला। सुनने में आ रहा है कि वो भारत सेना के अध्यक्ष के साथ थे, इसलिए वो सफल भी रहे। शेख हसीना को यहाँ पे लाने में सफलता मिली। बांग्लादेश से डिमांड हो रही है
कि शेख हसीना को भारत गिरफ्तार करके उनको सौंप दे, और ये धमकी दी है अगर भारत शेख हसीना के मामले में बांग्लादेश का वो सहयोग नहीं करता है तो भविष्य में भारत को भी बांग्लादेश का सहयोग मिलना मुश्किल है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो क्या बांग्लादेश भारत के लिए कांटा बन जाएगा? बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर नेशन है, ध्यान रखिएगा। इस सवाल का जवाब तो समय ही देगा दोस्त। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बीते कुछ वर्षों में वे अपने पड़ोसी और सहयोगी देशों को एक एक कर खोता जा रहा है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बिगड़ते जा रहे हैं। बीते दिनों मालदीव के साथ भी हमारे रिश्ते बिगड़े हैं, लेकिन मालदीव ने अपनी तरफ से पहल भी की। मालदीव वही जो कभी भारत के साथ काफी ज्यादा भरोसेमंद हुआ करता था। पड़ोसी देश नेपाल में भारत समर्थित सरकार भी गिर गई। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद अभी तक द्विपक्षीय संबंध को लेकर के अभी तक शुरुआत भी नहीं हो सकी है। वर्तमान में भारत और भूटान के साथ रिश्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन चीन के साथ बढ़ती भूटान की करीबी कभी भी चिंता का सबब या कारण बन सकती है। अक्टूबर 2021 में चाइना और भूटान में 3 स्टेप रोड मैप समझौते पर सिग्नेचर दस्तखत होते हैं। देखिए दोस्त, अगर बांग्लादेश में ना खालिद जिया की अगर सरकार बन जाती है तो तय मानेगा कि ना वो चीन और पाकिस्तान के गुण गाने जा रही हैं, तो प्रॉब्लमेटिक भारत के लिए होने वाला है। बॉर्डर नेशन प्रॉब्लमेटिक है सर। तीसरी बात, अब सवाल ये उठने लगा है कि 1971 में बांग्लादेश का जो निर्माण करना इंदिरा गांधी का क्या सबसे बड़ा ब्लंडर था, इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार हो रही है दोस्त। क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए उसे तोड़ करके 2 हिस्सों में बांट दिया। भारतीय सैन्य शक्ति और कूटनीति का एक बहुत बड़ा चरमोत्कर्ष था। ये तो कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का इस काम के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा की उपाधि दी थी। यही अब गले की फांस बनने जा रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? यह पत्रकार मधु केशवर इनसे सहमत हुई है नहीं हुई, लेकिन इनके तर्क जरूर सुनिए। एक बहस छेड़ दी है। वो कहती है कि 1971 में बांग्लादेश का निर्माण कराना इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा ब्लंडर था। पहला पॉइंट, वो कहती है कि नेहरू के बाद से हमारे प्रधानमंत्रियों, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ दीजिए, भू राजनीतिक सत्ता का खेल बहुत ही अनाड़ी ढंग से खेला है। उनमें इस्लाम की बुनियादी समझ का अभाव था और वे भारत को कमजोर करके चले गए। वो बेखबर होंगे। इंदिरा गांधी के इस कदम से भारत उपमहाद्वीप में हिंदुओं के अपूर्णीय क्षति पहुंची है। किश्वर लिखती है कि एक उपनिवेश के रूप में पूर्वी पाकिस्तान पर अपना कब्जा बनाए रखने की कोशिश करके पाकिस्तान को आर्थिक रूप से नुकसान लगातार हो रहा था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पश्चिमी पाकिस्तान के लोग निचली प्रजाति के रूप में अपने सामने उनको तुच्छ समझते थे। पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में आजाद करके भारत ने पाकिस्तान का आर्थिक बोझ कम कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों के लगातार विद्रोह के चलते पाकिस्तानी सशस्त्र बल काफी ज्यादा तनाव में था। बांग्लादेश के निर्माण के बाद पाकिस्तान को लगभग 2000 मील दूर के क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखने के लिए आर्थिक और सैन्य बोझ से राहत मिल गई। पॉइंट नंबर 1 यही सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया। अगर इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों के पक्ष में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो बांग्लादेशियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ दशकों तक लड़ी होती, जो कि पूर्वी पाकिस्तान ने अच्छे हथियार नहीं थे उसके पास। ये जंग लगातार दिनों रात चलती रहती, हमेशा चलती रहती। पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमानों का पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ निरंतर युद्ध चलता रहता। ये भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता। इससे क्या फायदा होता? इससे पाकिस्तान की जो सेना है वो कमजोर होती जाती, पाकिस्तान दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच जाता। पाकिस्तानियों को भारत पर हमला करने के लिए वो समय वो ऊर्जा कभी नहीं मिलता। पत्रकार केशवर ने यह भी कहा कि हमें पूर्वी पाकिस्तानी मुसलमानों के रक्षक के रूप में हस्तक्षेप करने के बजाय चुपचाप एक दूसरे को मारते हुए देखना चाहिए था। ये भारत के लिए बहुत बेहतर विकल्प था, ऐसा पत्रकार ने कहा है। चूंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य था, बंगाली मुसलमान 1947 के विभाजन के बाद वहां रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ गहरी नफरत रखते हैं। यही कारण रहा 1947 में हिंदू आबादी 30% से घटकर आज लगभग 8% हो गई है। इस बात का प्रमाण है कि पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमान जिहाद और काफिर फोबिया की विचारधारा से उतने ही नशे में हैं जितने की पाकिस्तानी। जब तक पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमान उर्दू वर्चस्व के खिलाफ लड़ रहे थे, तब तक उन्हें बंगाली के रूप में अपनी भाषाई पहचान का दावा किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी भाषाई पहचान के आधार पर एक अलग देश हासिल कर लिया तो पाकिस्तान ने अरब देशों से पेट्रो डॉलर फंडिंग वाले कट्टरपंथी
तबलीगियों को मुक्त करके अलग हुए राष्ट्र की राजनीति को नियंत्रित करने का एक सस्ता तरीका खोजने में कामयाबी हासिल कर। इसके बीच बच गए हिंदू काफिरों के खिलाफ नरसंहार, घृणा की विरासत को पुनर्जीवित कर दिया गया। बांग्लादेश अपने इतिहास की व्याख्या को लेकर गहराई से बटा हुआ है। यह एक सच्चाई है जिसे दिल्ली नजरअंदाज नहीं कर सकता। बांग्लादेश में कई ताकतें बांग्लादेश की मुक्ति व शेख हसीना की कहानी से सहमत बिल्कुल नहीं है। बांग्लादेश में विपक्ष इसी का फायदा उठा रहा है। बांग्लादेश अवामी लीग को छोड़कर सभी दलों के लीडर भारत विरोधी हैं। खालिदा जिया के समर्थक तो आज भी मानते हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहिए था। इसीलिए मामला काफी ज्यादा गंभीर है और सत्ता में बहुत जल्दी यही आने वाली है अगर यही हिसाब किताब चलता रहा। ये पत्रकार जी का एक नजरिया था जो मुझे आपको बताना था। आप सहमत हैं नहीं है ये मैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन अब सवाल आपके मन में ये आएगा कि यार भारत ने भारी भरकम निवेश किया है शेख हसीना के होते हुए, अब क्या होगा? देखिए, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार के क्षेत्र में बांग्लादेश में बहुत बड़ा निवेश किया। बिल्कुल आपने ठीक समझा। साल 2009 से जब से शेख हसीना बांग्लादेश की सत्ता में आई है तब से भारत ने वहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। ऐसे में इस तरह से शेख हसीना का सत्ता से बाहर चले जाना, अपदस्थ हो जाना और लोगों का उनके प्रति गुस्सा और जिस तरह से देश की सत्ता में परिवर्तन हो रहा है उससे भारत के कई सारी चीजें दांव पर अपने आप लग जाती हैं। भारत भी बांग्लादेश के लिए चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत सरकार का डेटा बताता है कि साल 2023-24 में दोनों देशों के बीच तकरीबन 11 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। ये संख्या बहुत बड़ी मानी जाती है। अडानी पावर ने साल 2017 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट के साथ 25 साल का तो समझौता कर लिया था, जिसमें अडानी पावर की ओर से अपने झारखंड स्थित गोड्डा प्लांट से 1496 मेगावाट 1500 मेगावाट बिजली देने का वादा किया है। अब ये गोड्डा पावर प्रोजेक्ट देश का पहला ट्रांजैक्शनल पावर प्लांट है। इसकी 100% एनर्जी बांग्लादेश भेजी जाती है। साल 2023 से ये प्लांट बांग्लादेश में बिजली भेज रहा है। अडानी के साथ साथ बांग्लादेश में डाबर, मारिको, हीरो मोटर कॉर्प, टीवीएस मोटर का भी काफी अच्छा खासा निवेश है। अब भारत की महत्वपूर्ण टेलीकॉम कंपनी एयरटेल का बांग्लादेश की टेलीकॉम कंपनी राबी एक्सियाटा में 28% का इन्वेस्टमेंट। अब इस समय हर देश को इंडस्ट्री चाहिए और इससे निवेश करने वाले और उस देश को फायदा होता है। भारत के साथ साथ चीन का भी बांग्लादेश में निवेश है, लेकिन भारत पर बांग्लादेश की निर्भरता काफी ज्यादा है। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भी वहां भारत से जा रहा है। ऐसे में भारत से व्यापार और निवेश हालात के पटरी पर लौटने से ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या? व्यापार नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज है भारत बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा को शेयर करता है। बांग्लादेश के साथ व्यापार को लेकर भारत का खतरा नहीं है दोस्त। वो हालत बदलते हालात के साथ बदल जाएंगे, लेकिन शरणार्थियों का जो दबाव भारत के लिए चिंता का विषय है। पब्लिक आएगी भारत के अंदर, उसका क्या होगा? ये एक चिंता का विषय है। इन्वेस्टमेंट चिंता का विषय नहीं अभी तात्कालिक। अब समय क्या होता है वो आगे पता पड़ेगा। लेकिन शेख हसीना ने बोला कि मैं राजनीति वापसी नहीं करूंगी, लेकिन करने वाली है। हिंडन एयरफोर्स बेस पर लैंडिंग करने के बाद शेख हसीना को हेलीकॉप्टर के जरिए एक सेफ हाउस पहुंचाया गया था भारत में। लेकिन शेख हसीना कब तक भारत में रहेंगे इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं था। लेकिन बांग्लादेश में जैसे ही डॉक्टर यूनिस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार के गठन के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम सरकार को शपथ की बधाई दी, उसके बाद से कहा जा रहा है कि भारत नई सरकार के साथ संबंध बनाने की बहुत ज्यादा इच्छुक है। अब उनका क्या होगा, शेख हसीना का क्या होगा, सवाल ही बन जाता है। इस सवाल का जवाब देखें तो उससे पहले आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि भारत हसीना की अंतिम मंजिल नहीं है। शेख हसीना ब्रिटेन में राजनीतिक शरण लेना चाहती है, लेकिन ब्रिटेन ने कुछ शर्तों का हवाला देकर के कुछ स्पष्ट नहीं कहा, जिसके बाद ब्रिटेन उन्हें शरण देने के इच्छुक नहीं है। शेख हसीना के बेटे हैं वाजिब, उन्होंने यहाँ तक कह दिया किसी ने भी अवामी लीग नेता शेख हसीना का वीजा रद्द नहीं किया है और न ही उन्होंने कहीं भी राजनीति शरण के लिए आवेदन किया है। ये सब बातें झूठी हैं, ये उनके बेटे ने साफ तौर पे कही। वह अपना जीवन बाहर नहीं बिताना चाहती हैं। राजनीति के बाद भी वह रिटायर होकर यहीं रहना चाहती थी और इसलिए वह बांग्लादेश वापस जाना चाहती हैं। ये उनके बेटे का बयान है दोस्त। वो आगे कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि वहां की स्थिति क्या होती है। चाहे वे राजनीति वापस लौटे या नहीं लौटे, वह बांग्लादेश वापस जाना चाहेंगी। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनिस ने 8 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली और ढाका में एक समारोह में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। वहीं यह पूछे जाने पर क्या शेख हसीना राजनीति वापसी करेंगी, उन्होंने कहा कि उनकी मां नेतृत्व की भूमिका में वापस आ गई हैं
और वह आवामी लीग पार्टी के कई नेताओं के संपर्क में है। वे अपनी पार्टी के लिए लड़ने के लिए और भी ज्यादा मजबूत हैं। वे आवामी लीग के कई नेताओं के संपर्क में हैं और वह अब नेतृत्व मोड में वापस आ गई हैं। साजिब ने यह भी कहा कि उनके परिवार को कभी भी सत्ता का लालच नहीं रहा। हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं और हम बैठकर अपने देश की ये स्थिति नहीं देख सकते। चॉय ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह राजनीति में शामिल होने से परहेज नहीं करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि आवामी लीग चुनाव में हिस्सा लेगी और हमें जीत भी मिल सकती है। हसीना का भारत में रहना सकती है, क्योंकि पता है अंतरिम सरकार 3 महीनों के अंदर आपको सरकार बनानी पड़ेगी डेमोक्रेटिक तरीके से। भारत में शेख हसीना रहेंगी तो समस्या है। अगर भारत सरकार बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को देश में रहने की अनुमति देते हैं, जो कि दे रखी है, इससे संदेश ये जाएगा कि भारत एक अपदस्थ नेता का समर्थन कर रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संबंध रखने में या फिर नए संबंध बनाने में बड़ी मुश्किल होगी। वहाँ भारत विरोधी लहर पैदा हो सकती है। अगर भारत पड़ोस में अपनी स्थिति को मजबूत रखना चाहता है तो वह बांग्लादेश को अलग थलग या फिर नाराज नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, खास तौर से तब जब चीन और पाकिस्तान नई सरकार पर गिद्ध की तरह नजरें कड़ाकर बैठी हुई। हालांकि शेख हसीना और उनके परिवार के भारत के साथ संबंध बहुत पुराने, ऐतिहासिक, बहुत जबरदस्त है। 1975 में बांग्लादेश में अशांति के दौरान उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी। तब इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें शरण दी थी। इसके अलावा अपने 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने भारत के सुरक्षा हितों का सम्मान किया और बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया। इसलिए दिल्ली के साथ उनके जो समीकरणों को देखते हुए इस समय उन्हें छोड़ना भी आसान निर्णय नहीं होगा। ये भी भारत के लिए बड़ी समस्या है। देखिए, समय किस ओर कवट लेता है। सोशल मीडिया पर, अखबारों में जो बात चल रही है मैंने आप तक पहुंचाई। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। आप सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं अलग अलग विश्लेषणों से, लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, दुनिया पढ़ती है, सरकार भी पढ़ती है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।